हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास पढ़ेंगे क्या, वो थोड़ा सा समझना। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम बस दोनों आइडेंटिकल ही हैं। बस होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर चेंज हो रहा है और वो फिर हमारे पास प्रोडक्ट में जो चेंज हुआ वो एक नए केमिकल स्पीसीज में चेंज हुआ और उसमें जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि केमिकल स्पीसीज होगा वो करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाएगा। अब वो आयंस में टूटेगा तो करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा तो आयन से फिर वापस आ सकता है कंबाइन करके एक न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म करेगा। तो वहां पे इक्विलिब्रियम हमारे पास एस्टैब्लिश होगा। डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट। डिसोसिएटेड पार्ट मतलब आयंस का बात कर रहे हैं, अनडिसोसिएटेड मतलब न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो डिसोसिएटेड और आयन पार्ट्स में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसी को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब यहाँ पे हम बोल रहे थे डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसके अपने ऐसे करस्पॉन्डिंग आयंस में चेंज होंगे और उन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज केमिकल स्पीसीज विच अंडरगोज डिसोसिएशन इनटू करस्पॉन्डिंग आयंस। जो अगर वो डिसोसिएट करेंगे करस्पॉन्डिंग आयंस में। जैसे देखो, अगर हम बात करेंगे NaCl की, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, बात कर लो भाई। H2SO4 जब टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा? ये H+ 2H++ SO4 2- में टूटेगा। तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ये एक आयनिक स्पीसीज है। तो यहां से हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड पार्ट में जो टूटेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमारे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड जब टूटेगा तो एसिटेट आयन हमारे पास और H+ जब फॉर्म होगा तो ये हमारे पास एसिटेट आयन और H+ फॉर्म होगा। तो ये एक न्यूट्रल स्पीसीज आयनिक फॉर्म में टूट रहा है तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहां से समझना कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे को बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स समझना कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे पास क्या होंगे? दो टाइप का। एक को हमने बोला ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और एक को बोला हमने एक को इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो होगा। एक को बोलते हैं हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। अब ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है वो समझना। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे अगर मान के चलो तुम अभी IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे होगे या तुम सो नीट का प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो अगर तुम्हारे पे अभी जब तक तुम्हारे पास क्रैक नहीं हुआ है एग्जाम, जब तक क्रैक नहीं हुआ तब तक तुम्हारे पास क्या है? वो पोटेंशियल है क्रैक करने का। तो वो हो गया पोटेंशियल, उसी टाइप का है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे अगर मान के चलो कि जो हमारे पास स्पीसीज जो हमारे पास क्रैक करके ऑलरेडी बैठ चुका है वो हो जाएगा ट्रू। तो उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट्स क्या था? जो आयंस में टूट सकता है। अगर वो हमारे पास वो अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बोलते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें मोल्टेन फॉर्म में और एज वेल एज एक्वस फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म और एक्वस फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म मतलब मेल्ट डाउन करो, और मेल्ट डाउन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्री आयंस। तो मतलब ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स आयनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जनरली कि आयनिक कंपाउंड्स होगा तो वो मोल्टेन मेल्ट करोगे, जैसे Na+ है और Cl- आयनिक कंपाउंड है तो मेल्ट करोगे तो वो हमारे पास Na+ और Cl- में रहेगा, वो तो फ्री आयंस रह गया। तो अगर आयन से ही बना होगा तो उसको बोलते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। और आयंस में अब यहां से दूसरा समझना, दूसरा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स जो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब जब इसको पानी में डालेंगे
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डालेंगे और पानी में आयंस फॉर्म करेंगे तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां से हमारे पास टू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, या बोल सकते हैं टू इलेक्ट्रोलाइट्स आर able to conduct electricity in molten as well as solution phase। दूसरा हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा? दोस इलेक्ट्रोलाइट which conduct electricity in only aqueous फेज। तो यहां से दो बात पता चलता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, यानी कंपाउंड ऐसा केमिकल स्पीसीज जो आयंस में हमारे पास ब्रेक हो, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो वो सारे हमारे पास क्या होंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। और हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे तो जो पानी में सिर्फ ब्रेक करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो फ्री आयन चाहिए। फ्री आयंस कैसे होगा? अगर आयन से ही बना होगा तो उसके पास फ्री आयंस पहले से मौजूद है। अगर हमारे पास ऐसे केमिकल स्पीसीज जो हमारे पास एक्वस फेज में आयनिक कंपाउंड्स में टूट सकते हैं तो वो हो गया हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे ना, वो सारे ऑल आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। आयनिक कंपाउंड्स NaCl नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारे पास और क्या क्या ले सकते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड, ये जितने भी होंगे सारे आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास कैसे होंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल एसिड्स आर ऑल एसिड and base are potential। अच्छा, इसी में तो लिख रहे हैं हमारे पास जो एग्जांपल हो जाएगा इसका ऑल एसिड एंड बेस, क्योंकि एसिड बेस पानी में ही टूटेगा, उसके अलावा तो कोई टूटेगा ही नहीं। तो एक्वस फेज में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि उसी में हमारे पास टूटता है। तो इसका HCl लिख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCN 80 से, ये हमारे पास हो गया। अब यहां से एक तो बेसिस हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब जो दूसरा होता है वो हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमारे पास डिसोसिएट कर जाए पूरा का पूरा, जितना लिया था उतना का पूरा हमारे पास डिसोसिएट कर जाए तो उस चीज को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर जितना हमने लिया वो कंप्लीटली आयंस में चेंज हो जाएगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितना हमने मॉलिक्यूल्स लिया उसमें कुछ पार्सली अमाउंट में हमारे पास डिसोसिएशन होगा तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पढ़ा था आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे क्या आ जाता है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जिसका अल्फा का वैल्यू 1 आ जाए तो अल्फा का वैल्यू 1 मतलब वो 100% डिसोसिएट करेगा। तो अगर अल्फा का वैल्यू अगर हमारे पास जिसका भी 100 आ जाए वो, या 100 के अप्रॉक्स आ जाए, वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिसका अल्फा का वैल्यू हमारे पास जो लेस देन 1 रहे, सॉरी हमारे पास, या फिर हमारे पास बहुत कम वैल्यू हो, 10% से विद 10% से कम ही मानते हैं तो 10% के अप्रॉक्स जो हो, जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो, सीधा सिंपल से बात, जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो वो हमारे पास कैसे कहलाएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो उस चीज को पढ़ने से पहले छोटा सा एक पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसा ही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इसको भी अल्फा ही से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बस वहां पे क्या हो रहा था कि केमिकल स्पीसीज हमारे पास रिएक्ट कर रहा था और यहाँ पे केमिकल स्पीसीज आयंस में चेंज होगा, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोल देते हैं, वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसमें लिखते थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यहाँ पे वही चीज आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड या नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। यही हो गया आपका अल्फा। जैसे अगर हम कंसीडर करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O, एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड जब हमारे पास टूटेगा तो एसीटेट आयन देगा, ये हमारे पास माइनस और H+ में क्रिएट होगा। अगर हमारे पास यहाँ से मान के चलते हैं कि इसका अगर 1 मोल है तो ये तो अल्फा क्या होता था, याद करो फ्रैक्शन और डेसिमल बताए थे, तो अल्फा क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में बोले तो ये अल्फा क्या होता है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोज इन डिसोसिएशन, कि कितने हमारे पास एक में कितना रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये बताएगा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोज आयनाइजेशन, कि एक मोल में कितना आयोनाइज हो रहा है। तो अगर एक मोल अगर हम रिएक्टेंट लिए हैं T इज इक्वल्स टू 0 पे, तो T इज इक्वल्स टू हमारे पास इक्विलिब्रियम पे अगर मानते हैं 1 माइनस एक्स, इसका x रिएक्ट किया तो इसका भी x फॉर्म होगा और इसका भी x फॉर्म होगा। अब यहाँ से देखो अल्फा बराबर सेम उसी जैसा करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना आयोनाइज हुआ, x रिएक्ट किया था तो x आयोनाइज हुआ, टोटल लिया कितना था 1। तो अगर हमारे पास अल्फा लिखेंगे तो अल्फा के बराबर हमारे पास क्या आ गया x, तो यहाँ पे हमारे पास लिख सकते हैं सेम चीज जैसा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में करते थे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा अल्फा, अगर यहाँ पे कुछ इनिशियली अमाउंट कुछ लिए होते तो हमारे पास अलग अलग होता। तो बस यहाँ से देखना है कि अब हमारे पास अल्फा के बेसिस पे 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहाँ से ऑन द बेसिस of dissociation, ठीक है, on the basis of dissociation electrolyte can be classified into 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास पहला जो होता है वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारे पास हो गया तो इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कहने का मतलब है जिसका हमारे पास कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स में अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। बस इतनी छोटी सी बात है। those electrolyte which complete ionized into their corresponding ions are known as strong electrolytes। ये कैसा हो जाएगा, those electrolytes which are partially ionized into corresponding ions
आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो ऑल सॉल्ट। जितने भी सॉल्ट होते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस करवाते सॉल्ट फॉर्म होता है, तो जो सॉल्ट होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। सॉल्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग बेस और हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड एंड वीक एसिड और वीक बेस हमारे पास हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल। अब यहां से समझना थोड़ा सा कि अब यहां से एक चीज समझना जिसको हम बताएंगे एसिड और बेस हमारे पास टोटल 3 थ्योरी था। एक था हमारे पास आर्हेनियस का, दूसरा है ब्राउनस्टेड लॉरी का और तीसरा है लेविस का। ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास एसिड और बेस का। तो यहाँ पे जो एसिड और बेस की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आर्हेनियस की। यहां से थोड़ा सा देखना कि जब हमारे पास एसिड बेस की बात करते हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अगर एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमारे पास अलग अलग थ्योरी है इस चीज को बताने का। तो सबसे पहला जो हमारे पास थ्योरी है, अगर हम इसमें थ्योरी देखेंगे उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास एसिड कौन होगा और उसके हिसाब से हमारे पास बेस क्या होगा। तो यहां से समझिएगा, थ्योरी सबसे पहला हम जो बात कर रहे हैं वो आर्हेनियस की बात करेंगे। आर्हेनियस के हिसाब से पहले भी पढ़ा होगा आपने, आर्हेनियस वाला पढ़ा होगा। एसिड जो होगा H प्लस डोनर जो होगा वो एसिड होगा और बेस क्या होगा, OH माइनस डोनर। दूसरा आप बात करेंगे, हमारे पास दूसरा जो थ्योरी है वो है ब्राउनस्टेड लॉरी का थ्योरी। ये क्या बोलता है कि जो H प्लस डोनर का हो वो तो एसिड कहलाएगा और जो H प्लस एक्सेप्टर हो वो हमारे पास कहलाएगा बेस। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो लेविस का है। लेविस क्या बोलता है कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो हमारे पास लेविस एसिड कहलाएगा और जो लोन पेयर हमारे पास डोनर हो वो कहलाएगा बेस। एक सबका एग्जांपल्स देखना, अगर हमारे पास यहां से लेविस की बात अगर हम कर रहे हैं, सॉरी ब्राउनस्टेड आर्हेनियस की बात करेंगे, तो जितना HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हमारे पास एसिडिक एसिड हो जाएगा। ये सारे कैसे हो गए, एसिड्स। बेस कैसे हो जाएंगे, हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे बेस हो गए। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे पास बेस हो जाएंगे। ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से जो एसिड होगा, तो एसिड वाला तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो एग्जांपल इसका हो गया। अब यहां देखना, हमारे पास H प्लस एक्सेप्टर, जैसे देखो अमोनिया, NH3, PH3, इनके पास वाटर, ये जैसे मॉलिक्यूल्स है, जैसे देखना NH3 हो गया, ये हमारे पास H प्लस, ये लोन पेयर होगा तो ये क्या बनाएगा NH4 पर प्लस, सेम उसी तरह PH3 H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा PH4 पर प्लस। दूसरा देखना, हमने वाटर लिखा H2O, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा H3O प्लस। नेक्स्ट हमारे पास लेविस एसिड होने के लिए एसिड अगर है तो लोन पेयर एक्सेप्टर होना चाहिए, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, वाइकेंट ऑर्बिटल। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो सारे हमारे पास लेविस एसिड जैसे एक्ट करेंगे। तो जैसे देखना BH3 या BF3 भी कर सकते हो, BF3 कर सकते हो, हमारे पास BCl3 कर सकते हो, BBr3 भी कर सकते हो, उसके बाद FeCl3 कर सकते हो,
ये जो सारे कंपाउंड्स हैं वो सारे कैसे एक्ट करेंगे, लेविस एसिड जैसा। नेक्स्ट लेविस बेस जैसा एक्ट करना है, तो यहाँ पे जो H प्लस एक्सेप्टर है वो सारा भी लेविस बेस ही जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या कर रहा है, लोन पेयर ही तो डोनेट करके H के साथ बॉन्ड बनाए रहेगा। तो अगर लोन पेयर होगा तभी तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये भी सारे जो लोन पेयर डोनर होंगे, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया और हमारे पास NH3 हो गया, इसमें अगर हमारे पास दूसरा जो यहाँ से BF3 है, ये हमारे पास NH3 अपना लोन पेयर जो दो था दे देगा ये BF3 को, ये सीधा सिंपल सा हो गया। ये जो हमारे पास है वो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। अब यहां से हमारे पास एक और आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट का। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट का क्या है वो समझ लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते जाएंगे। तो पहला हमारे पास है अब है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट। ये कंजुगेट क्या है वो समझेंगे। जैसे देखना, अगर हमारे पास कंजुगेट क्या होता है कि एसिड और बेस जो H प्लस और OH माइनस। अच्छा, यहां से थोड़ा सा वापस आते हैं पिछले स्लाइड में। ये जो तीन थ्योरी बताया, आर्हेनियस, ब्राउनस्टेड और लॉरी, यहाँ पे ये जो मोस्टली अप्लीकेबल जो होता है वो कहाँ पे होता है। आर्हेनियस जो हम लोग मोस्टली जो पढ़ते हैं वो फिजिकल में पढ़ते हैं। ब्राउनस्टेड वाला जो पढ़ेंगे मोस्टली ऑर्गेनिक की में बात करते हैं। पढ़ने का तो तीनों जगह पढ़ेंगे, मगर बहुत ज्यादा जो यूज होगा H प्लस OH माइनस का वो फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ब्राउनस्टेड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और लेविस को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। तो ये छोटी सी बात है जो मालूम क्या, मतलब बात तो तीनों मालूम होना चाहिए, मगर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन आरएनएस का फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे। उसी से पीएच पीओएच की बात करेंगे चैप्टर्स में। ब्राउनस्टेड वाला ऑर्गेनिक में देखोगे कहां से H प्लस जा रहा है, कहां पे कौन दे रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बस वही है। तो ये वहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक में बात करते हैं ब्राउनस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट, और इनऑर्गेनिक में हम लोग बात करते हैं लेविस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एसिड और बेस, यहाँ पे अब जो बात करने वाले हैं वो आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस की बात करेंगे। तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेट का बात करने के लिए कि एसिड और बेस होगा तो वो एसिड H प्लस देगा और हमारे पास बेस OH माइनस देगा। तो H प्लस और OH माइनस को छोड़ करके जो हमारे पास एसिड और बेस दूसरा हमारे पास आयन फॉर्म करेगा उसी को बोलते हैं कंजुगेट। Conjugate are those species. Conjugate are those ionic species which are formed by एसिड एंड, यहाँ पे लिख ही देते हैं आर्हेनियस, विच इज फॉर्म बाय आर्हेनियस एसिड और बेस एक्सेप्ट H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस और OH माइनस के अलावा जो आयनिक स्पीसीज फॉर्म करेगा, कंजुगेट आर दोज आयनिक स्पीसीज विच आर फॉर्म बाय आर्हेनियस एसिड और बेस एक्सेप्ट H प्लस एंड OH माइनस। H प्लस और OH माइनस को छोड़ करके जो स्पीसीज फॉर्म करेगा एसिड बेस, उसी को बोलेंगे कंजुगेट। अब यहां से समझना कि जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि HCl है हमारे पास, HCl एक एसिड है, तो ये H प्लस हमारे पास देगा और दूसरा Cl माइनस। तो यहाँ पे H को छोड़ करके, ये एसिड है तो H को छोड़ करके कौन सा बना, Cl माइनस। Cl माइनस हमारे पास है कंजुगेट। अब यहां से समझेंगे, हमारे पास एसिड है, इसका जो कंजुगेट होगा वो बेस बनेगा, और बेस का जो कंजुगेट होगा वो एसिड बनेगा। ऐसा क्यों, वो थोड़ा सा समझना। अगर हमारे पास HCl एक एसिड है तो H प्लस देगा। अब ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल आया, वापस आएगा, तो ये Cl क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा। H प्लस एक्सेप्टर आर बेस। उसी तरह हमारे पास ले सकते हैं बेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, अच्छा आर्हेनियस के जगह पे ब्राउनस्टेड वाला सबसे अच्छा रहेगा।
आरएनएस वाला हटा दो, ये आरएनएस के अलावा भी दूसरे पे लिए भी अप्लीकेबल होगा। फॉर्म बाय एसिड एंड बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस आरएनएस वाले में नहीं, हमेशा नहीं करेंगे। तो ये H प्लस का डिफरेंस करेंगे, H और OH को छोड़ करके। अब दूसरा देखना, जैसे अगर हमने एक बात किया NH4, ये हमारे पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा NH4 पर प्लस। यहां से समझना कि ये हमारे पास क्या है, H प्लस एक्सेप्टर क्या हो गया, ये हमारे पास बेस एक्सेप्ट किया तो इसका जो बनेगा ये क्या हो गया कंजुगेट। अब यहां से देखना, बेस था तो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था तो ब्रॉन्स्टेड बेस बन गया। अब यहां से समझना कि अगर H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये दूसरा जो है हमारे पास आयन बनेगा, यहाँ पे तो H प्लस और OH है ही नहीं, तो एक ही स्पीसीज है तो ये कंजुगेट हो गया। अब इसे जो कंजुगेट होगा बेस का, हमने क्या बोला कि एसिड बनेगा। क्यों बनेगा वो समझना, ये मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास टूटेगा तो क्या ये मॉलिक्यूल्स टूटने के बाद H प्लस दे रहा था, अगर H प्लस दे रहा है तो कंजुगेट एसिड होगा। क्या आई थिंक आपको बात अब समझ में आ गई। जैसे हमारे पास H2SO4 है तो ये जब टूटेगा, मान के चल रहे हैं कि एक ही H प्लस निकाल रहे हैं, एक H और हमारे पास HSO4 माइनस है। अब यहाँ से HSO4 माइनस है तो ये हमारे पास एसिड है। इतना तो पता है कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड भी नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। अब यहां से समझना कि H प्लस जो आयन होगा, H प्लस को छोड़ करके क्या बन रहा है हमारे पास HSO4 माइनस, ये जो होगा ये क्या हो गया कंजुगेट हो गया। अब ये कंजुगेट किसका है, एसिड का, तो एसिड का कंजुगेट क्या होगा हमारे पास बेस होगा, तो ये बेस है। तो आई थिंक अब आपको कंजुगेट का जो तरीका है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो सीधा सिंपल सा बात समझना है कि जहां हमारे पास एसिड और बेस के द्वारा जो आयंस फॉर्म किया जाएगा उसी को बोलेंगे कंजुगेट। और एसिड का कंजुगेट बेस, एसिड का कंजुगेट बेस बनता है और बेस का जो कंजुगेट होगा वो कंजुगेट एसिड फॉर्म होगा। अब दूसरी बात समझना, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का, अगर हमारे पास कंजुगेट जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस बनेगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट वीक बनेगा, इस चीज को समझना। एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्म वीक conjugate base and यहाँ पे एसिड और बेस दोनों लगा देते हैं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस या एसिड फॉर्म वीक कंजुगेट, बेस होगा तो एसिड फॉर्म करेगा और एसिड बेस होगा तो एसिड होगा तो बेस फॉर्म करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड फॉर्म वीक कंजुगेट, बेस है तो एसिड वीक बनाएगा और एसिड है तो वीक हमारे पास कंजुगेट बेस बनाएगा। ये बात थोड़ा सा समझ लें। अगर हमारे पास वही दूसरा बात कि अगर हमारे पास वीक एसिड रहा, इफ अ वीक या फिर इसको सीधा से लेते हैं ना, स्ट्रॉन्ग जगह वीक एसिड बेस फॉर्म स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक बनाएगा, वीक है तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हमने अभी बोला कि H2SO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जब टूटेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा H प्लस और HSO4 माइनस में बनाएगा। तो हमारे पास ये जो केमिकल स्पीसीज बना, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये हमारे पास कैसा बनना चाहिए वीक बेस। वीक बेस क्यों बनेगा अब समझना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कहने मतलब H प्लस का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो ये फॉर्म ज्यादा, अगर ये फॉर्म स्टेबल होगा तभी तो इस फॉर्म में रहना चाहेगा। अगर नहीं है तो ये फॉर्म वापस आएगा। अगर वापस आएगा तो ये हमारे पास डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहा। डिसोसिएटेड फॉर्म में रहा तो H प्लस का अमाउंट ज्यादा नहीं रहा। अगर H प्लस का अमाउंट ज्यादा नहीं रहा तो हमारे पास क्या होगा कि इस केस में सो ये वीक एसिड कहेगा ही नहीं,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब ज्यादा H+ देगा, ज्यादा H+ देगा तो ये मॉलिक्यूल्स टूटेगा, तो ये हमारे पास अमाउंट जो होगा वो H+ का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका जो कंजुगेट बेस होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे हुआ वो समझना कि इस मॉलिक्यूल्स में सल्फेट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होगा। और क्या सल्फेट में हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है? अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो रेजोनेंस से हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाएगा। और स्टेबलाइज हो जाएगा तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेबल है तो दूसरे फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, जो न्यूट्रल फॉर्म में जाने की कम होगी। इसी फॉर्म में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा तो हमारे पास H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा तो H+ की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम, तो ये वीक बेस हो जाएगा। अब दूसरा समझना कि अगर हम जब बात करते हैं कि दूसरा एक स्ट्रॉन्ग का तो समझ में आ गया, अब वीक की बात करते हैं। वीक की अगर हम बात करें तो अगर हमने ले लिया एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या होता है, हमारे पास वीक एसिड है। एसिडिक एसिड जब टूटेगा तो एसीटेट आयन में टूटेगा हमारे पास, और हमारे पास H+ में टूटेगा। अब यहां से देखना, ये हमारे पास कैसा है, वीक एसिड, और ये हमारे पास जो बनेगा कंजुगेट जो बनेगा, ये हमारे पास बेस बनेगा। और ये जो वीक है तो इसका स्ट्रॉन्ग, ठीक, हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस करने का मतलब क्या है कि ये H+ इजीली लेगा और अनडिसोसिएटेड बॉन्ड में हमारे पास चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बोल सकता है सर यहाँ पे तो जैसे अगर हम यहाँ पे एसीटेट अगर आयन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O पर माइनस है, यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे भी तो रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वीक कैसे हो गया, रेजोनेंस इसमें भी मौजूद है, रेजोनेंस इसमें भी मौजूद है। यहाँ से समझना, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है वो इसको स्टेबलाइज करने के लिए दो हमारे पास ये बॉन्ड्स है, ये भी बॉन्ड टूट सकता है, ये भी, और इसको एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें हमारे पास जो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज ज्यादा नहीं हो पाता, और ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाता तो इस कारण ये वीक एसिड होता है, और हमारे पास H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से याद रखना कि जो एसिड और बेस रहेगा उसमें जो आयंस हमारे पास फॉर्म होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास जो होंगे उसको कंजुगेट बोलेंगे, H+ और OH को छोड़ करके वो कंजुगेट कहलाएगा। और जो कंजुगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से उसका कंजुगेट फॉर्म हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट वीक बेस होगा। अगर वीक बेस है तो हमारे पास उसका जो कंजुगेट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग हमारे पास फॉर्म होगा। अब देख तो ये चीज है। अब दूसरा जो कंपेयर करते हैं कि किसी एसिड को हमारे पास स्ट्रॉन्ग और कब किसी को वीक एसिड बोलेंगे, ये और यहाँ पे जैसे याद करो कि हमने वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास कोई जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा। अगर करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा तो वो उसका कुछ तो रेट हमारे पास वही सेम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखेंगे विथ अलोंग विथ देयर स्टोइकोमेट्रिक पावर। अगर जब लिखेंगे तो उसी एक्सप्रेशन को बोल देते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, वहां पे बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस कुछ नहीं फर्क है, दोनों सेम ही है। तो यहां से समझना, डिसोसिएशन ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स, डिसोसिएशन ऑफ बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो हमें जो मोस्टली पढ़ना है इस चैप्टर्स में वो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करनी। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स की करने का मतलब है कि एक केमिकल स्पीसीज होगा वो दो आयंस में टूटेगा, एक केटाइन और एक एनाइन, उसी के बारे में जनरली चर्चा करनी है। तो अगर बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर डिसोसिएशन की बात करें तो हमारे पास मान के चलते हैं AB है, इस पे N है और इस पे M होगा, तो ये जब टूटेगा तो हमारे पास A, N टाइम्स ऑफ A, M प्लस
प्लस m टाइम्स ऑफ b n माइनस में टूटेगा। अब यहां से देखो, इसका जब हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वहां पे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो उसको बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे कि डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो ए एम प्लस इसका जो स्टोकोमेट्री है वो एन है, बी एन माइनस इसका स्टोकोमेट्री m है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू पावर n, सॉरी ए एन बी m हमारे पास है, यही आ गया। अब यहाँ पे जो k कहलाएगा, वेयर k इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अगर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो हमारे पास यहां से अब हमें जो पढ़ना है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहां से समझेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर रहे थे तो उस समय हमने क्या बोला कि जितना केमिकल स्पीसीज लेंगे वो सारे के सारे आयोनाइज हो जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास जितना लिए हैं उसमें कुछ पार्सली अगर आयनाइज होगा तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक या फॉर स्ट्रॉन्ग। पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिसोसिएशन की बात करेंगे तो अगर हमने कुछ कंसिडर मान के चलते हैं कि हमारे पास यही स्पीसीज ए एन बी टू पावर m जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये जब ये टूटेगा तो हमारे पास n टाइम्स ऑफ m प्लस m टाइम्स ऑफ b n माइनस में टूटेगा। अगर हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 पे कुछ भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, t इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन हमने a ले लिया, ये बाकी का 0 होगा। t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम जब आएगा ये पूरी खत्म, मतलब ये 0। यहाँ पे हमारे पास Na और यहाँ पे m ए फॉर्म होगा। अब जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, Na का पावर हमारे पास n, Ma का पावर हमारे पास m डिवाइड बाय ये 0 आ जाएगा, समथिंग बाय 0, ये क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो यहां से समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट होता नहीं है, क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि जब ये टूटेगा तो करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाएगा, वो फिर एसोसिएट होकर अनडिसोसिएटेड पार्ट में नहीं जाएगा। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता, डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड नहीं होता। तो यहां से सिंस डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट since dissociation of strong electrolyte is irreversible process, so there is no dissociation constant, चलिए, तो क्यों बात समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा वो कंप्लीट अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो उसके बारे में हमारे पास उसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरेट ही नहीं होगा। तो या तो इन्फिनिटी मान लेते हैं या तो होता ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमने जो बात किया था डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये हमने समझ लिया कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स जब होगा तो वो चीज तो फिक्स है कि हमारे पास अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो रिएक्टेंट में कुछ अमाउंट हमारे पास बचेगा। तो जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं और डिसोसिएशन के लिए उसमें हमें रिएक्टेंट बचा रहेगा, तो इन्फिनिटी नहीं आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो जैसे अगर हम यही कंसिडर लेते हैं AnBm ले लिया, ये डिसोसिएट करेगा तो अब हमारे पास ये n टाइम्स ऑफ m प्लस प्लस n टाइम्स ऑफ Bn माइनस में होगा। और इसके लिए जब हमारे पास लिखेंगे कि ये t इज इक्वल्स टू 0 पर A है, ये 0 0 है और t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये A0 में हमारे पास कुछ x टूटेगा, या फिर x के टर्म्स में लिख सकते हो या तो A अल्फा, कि 1 में अल्फा टूटता तो A में कितना टूटता A अल्फा। ये हमारे पास टाइम n टाइम्स ऑफ A अल्फा फॉर्म होगा और m टाइम्स ऑफ A अल्फा टाइम फॉर्म होगा। अब यहाँ से अगर हम k बराबर लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A n टाइम्स ऑफ A अल्फा टू पावर हमारे पास n इंटू m टाइम्स ऑफ A अल्फा, हमारे पास इसका पावर जो आएगा वो m आ जाएगा डिवाइड बाय A माइनस A अल्फा। तो ये एक वैल्यू आ गया, ये कभी भी 0 नहीं, मतलब हमारे पास एक फिक्स बने वैल्यू देगा, नीचे भी कोई ऊपर कुछ वैल्यू होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का भी कुछ वैल्यू होगा बस। अब जब हमारे पास वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो यहाँ से अगर हम करना चाहेंगे तो ये 1 माइनस, यहाँ पे अगर कॉमन ले लोगे, ये A कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग कब देखेंगे कि अल्फा का वैल्यू नेगलेक्ट होगा, कम नहीं होगा, उसकी बात थोड़ा सा आगे में करेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास जो होगा वो स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगा हमारे पास। अब दूसरा हम देखेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देख लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास बात करेंगे वो हम बात करेंगे एसिड एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहां से समझना, अगर हमने एक साइड एसिड ले लेते हैं और एक साइड हमारे पास बेस, अब हमारे पास एक तो बात समझ में आ गया, डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग का नहीं होता तो फिर वीक का हम लेंगे। तो वीक एक एसिड ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड टूटेगा तो एसीटेट आयन और H प्लस हमारे पास फॉर्म होगा। अगर हम बात करते हैं बेस का तो हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जब टूटेगा तो हमारे पास NH4 प्लस और OH माइनस फॉर्म होगा। यहाँ पे NH4 प्लस कंजुगेट, OH माइनस हमारे पास कुछ नहीं। अब यहां से दूसरा देखना, ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हुआ, अब यहां से देखो इसका अगर हमारे पास, अब यहाँ पे Ka लिखेंगे। Ka क्यों? क्योंकि ये K बोला जाता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो A क्या है, एसिड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये K बराबर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और यहाँ पे जब Kb लिखोगे, मान के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे ही बात कर रहे हैं, हमारे पास NH4 प्लस यहाँ पे OH माइनस डिवाइड बाय NH4 OH आ जाएगा। यहाँ से समझ लेना क्या क्या हमने बोला, वेयर K इज इक्वल्स टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और दूसरा हमारे पास Kb डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस। अब यहां से एक छोटा सा बात देखना कि K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, और Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। देखो K हमारे पास ओवरऑल एक नंबर बता रहा है, तो अगर K ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर टर्म्स ज्यादा, मतलब H प्लस का अमाउंट ज्यादा, H प्लस का अमाउंट ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। Kb अगर हमारे पास ज्यादा है तो उसका हमारे पास न्यूमरेटर टर्म ज्यादा, मतलब OH माइनस का अमाउंट ज्यादा होगा। तो इफ K एंड Kb आर हाई, इफ
या डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारे पास जो एचडी कितना लंबा लिखेंगे, उससे अच्छा कि एचडी का स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू होगा, और हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू। आई थिंक ये चीज आपको अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग कुछ देखेंगे, एक छोटा सा है कि एम्फोट्रिक किसको बोलेंगे। एम्फोट्रिक हमारे पास क्या होता है? एम्फोट्रिक बस कुछ नहीं है, ऐसा केमिकल स्पीसीज जो एसिड जैसा भी बिहेव करे और जो बेस जैसा भी बिहेव करे। एसिड और बेस जैसा दोनों बेस जैसा बिहेव करेगा तो उसी के लिए हम बोलते हैं एम्फोट्रिक टर्म यूज करते हैं। तो एम्फोट्रिक समझना, एम्फोट्रिक, एम्फोट्रिक हमारे पास एम्फोट्रिक क्या हुआ? अ केमिकल स्पीसीज विच बिहेव एज अ एसिड एज वेल एज बेस। अ केमिकल species which behave as acid as well as base। जैसे समझना इस चीज को, अगर हमारे पास कोई केमिकल, हमारे पास कोई स्पीसीज है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एम्फोट्रिक की बात करेंगे। एम्फोट्रिक जैसे अगर हम बात कर रहे हो कुछ एम्फोट्रिक, यहाँ पे हमारे पास बेस, ये एसिड। देखो एम्फोट्रिक अगर हमारे पास क्या करे, H प्लस एक्सेप्ट कर ले, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या का बन जाएगा? बेस। अगर हमारे पास H प्लस डोनेट कर देगा तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? एसिड। तो अगर हमारे पास H माइनस डोनेट करेगा तो वो एसिड बनेगा, अगर हमारे पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बेस कहलाएगा। तो यहां से समझना, अगर जैसे हमने इस पे जो केमिकल स्पीसीज कंसिडर कर लिया, ये हमने वाटर कंसिडर कर लिया, वाटर H प्लस कंसिडर करेगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारे पास H3O प्लस बन गया। H प्लस अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारे पास एसिड बन गया। अब ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है मतलब एसिड हो गया, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, H प्लस अगर एक्सेप्ट कर गया तो ये बेस हो गया। दूसरा ये H प्लस एक्सेप्ट करके बन सकता है। दूसरा अगर हमारे पास H प्लस डोनेट किया तो ये OH माइनस जनरेट कर देगा, तो OH माइनस हमारे पास क्या हो गया? ये बेसिड जैसा बिहेव करेगा। ये OH माइनस H प्लस अगर एक्सेप्ट कर ले, अगर ये रिएक्शंस वापस चला जाए तो फिर हमारे पास ये एसिड जैसा बिहेव तो करेगा। दूसरा हमारे पास देखना HCO3 बाइकार्बोनेट, अगर हमारे पास ये H प्लस डोनेट करेगा तो ये CO3 माइनस बन जाएगा। अगर ये हमारे पास H प्लस डोनेट, हमारे पास H प्लस क्या कर रहा था हमारे पास, एक मिनट, H प्लस एक्सेप्ट करेगा ना बेस बनने के लिए, सॉरी हमारे पास बेस करना है। अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, छोटा सा चेंजेस, एक मिनट बेहतर होगा। एम्फोट्रिक जो होगा वो हम एसिड और बेस दोनों की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास एसिडिक मतलब H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनर होगा, और हमारे पास H प्लस एक्सेप्टर, बस इतना ही लिखो। ये एम्फोट्रिक होगा जब हमारे पास H प्लस एक्सेप्टर हो, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस डोनर भी हो सकता है। तो अगर H प्लस डोनेट करेगा तो क्या जनरेट होगा? OH माइनस। अगर हमारे पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H3O प्लस। अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे H2CO3 बन सकता है। ये हमारे पास डोनेट करेगा तो ये CO3 2 माइनस बन सकता है। हमारे पास उसी तरह HSO4 माइनस भी कंसिडर कर सकते हो। ये H प्लस डोनेट करेगा तो ये SO4 2 माइनस बनाएगा। अगर हमारे पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये H2SO4 बनाएगा। तो ये जो केमिकल स्पीसीज हैं वो हमारे पास कैसे हैं? पॉलीटॉपिक। अगर देखो ये एक एसिड है, एक हमारे पास यहाँ से अगर हम इस चीज को अगर हम कंसिडर करें तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? एसिड। और ये जो एसिड देने के बाद एम्फोट्रिक बन रहे हैं, और एम्फोट्रिक के बाद ये जो केमिकल स्पीसीज जो बन रहा है वो हमारे पास बेस बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एम्फोट्रिक जो बनता है वो कौन बनता है? जनरली जो हमारे पास पॉलीटॉपिक एसिड होते हैं।
पॉलीटॉपिक एसिड कहने का मतलब या पॉलीप्रोटिक एसिड कहने का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा H+ दे वो हमारे पास पॉलीप्रोटिक एसिड कहलाते हैं। अगर जैसे देखो, अगर एक बार दे दिया तो फिर दूसरी बार भी दे सकता है, अगर एक बार दे दिया तो फिर तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो अगर पॉलीटॉपिक हमारा पॉलीप्रोटिक अगर एसिड होगा तो उसमें H+ एक रिमूव करने, एक या एक से ज्यादा रिमूव करने के बाद वो हमारे एक रिमूव करने के बाद वो एम्फोटिक बन जाएगा पक्का। जैसे देखो, अगर हमारे पास और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम ले ले फास्फोरिक एसिड का एग्जांपल, फास्फोरिक एसिड ले लिए H3PO4, यहां से देखो एक H हटाओ तो ये HPO4 हमारे पास माइनस बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखो ये H+ फिर से हमारे पास क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, तो ये क्या बनेगा, HPO4 2- बन गया। तो ये जो हमारे पास था ये एसिड कैसा है, पॉलीप्रोटिक, ये ट्राइप्रोटिक एसिड बोल सकते हैं। ये 3 H+ देगा, 3 H+ देगा तो एक H+ रिमूव करने के बाद ये H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो पॉलीप्रोटिक जो एसिड्स होते हैं उनमें उन्हीं का करस्पॉन्डिंग केमिकल स्पीसीज एम्फोटेरिक जैसा बिहेव करेगा। तो आई थिंक यहां तक हमारे पास आज यहां तक रखते हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और अगले क्लास में देखेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलिए देखिए, इसके पहले देखो क्वेश्चंस 2023 में नीट में पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, अमंग द गिविंग गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स एंड एक्ट एज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी तो वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर पाएगा। लेविस एसिड कौन सा होता था हमारे पास, लोन पेयर एक्सेप्टर, और लोन पेयर एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अरे अपने दोस्त को बुलाना चाहोगे तो दोस्त को बुलाने के लिए, बैठाने के लिए, रखने के लिए कहीं तो जगह होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बोरे आप बिस्तरिया में बंद करके बोरे में साइड में रख दोगे, खाने पीने के लिए, बैठने के लिए जगह होना चाहिए, तो वही लोन पेयर एक्सेप्ट करा तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे आओ, यहां से देखो ऑक्सीजन के पास OH, ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर है, एक नेगेटिव दिया हो तो 3 लोन पेयर हो गया, और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट, चार ही उसके पास हमारे पास ऑर्बिटल है। हमारे पास 2s का होगा, px होगा 2p होगा और 2pz होगा, तो टोटल 4 हो गए। अगर 4 ऑर्बिटल है तो क्या ये 4 ऑर्बिटल यूज कर चुका है, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल यूज कर चुका, तो ये तो काम करेगा ही नहीं। उसी तरह यहाँ देखो 3 बॉन्ड बना लिया होगा, नाइट्रोजन और एक लोन पेयर है, 4 ऑर्बिटल खत्म हो गया। वाटर में भी बात करोगे तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर, 2 ऑर्बिटल, ये 3 और ये 4, ये भी 4 यूज कर चुका है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। BF3 में देखो क्या हमारे पास 3 ही बॉन्ड्स बनाया हुआ है और इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एक p ऑर्बिटल खाली होगा और p ऑर्बिटल खाली है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल अगर मौजूद है तो लेविस एसिड जैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अच्छा, इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ये कट रहा होगा। ये सेलेक्ट हो जाए तो बेहतर हो, ये बीच में अब आ जाए, इसको आगे, हाँ सब ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन हमारे पास हो रहा था, ये हो गया। ये देखो 2019 उड़ीसा का, ये क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ। कौन सा बोथ एक्ट नहीं करेगा, ब्राउनस्टेड एसिड और ब्राउनस्टेड बेस, मतलब कौन सा H+ एक्सेप्ट और OH+ एक्सेप्ट भी करे, सॉरी हमारे पास ब्राउनस्टेड एसिड मतलब H+ डोनर भी हो और H+ हमारे पास एक्सेप्टर भी हो।
तो ये कौन नहीं करेगा, कैन नॉट यूज किया हुआ, तो कौन नहीं ऐड करेगा। अब देखो इससे अगर हमारे पास पीछे वाले स्पीसीज पे जाएंगे तो ये H प्लस एक्सेप्ट करके H2O CO3 और फिर H प्लस डोनेट करके ये CO3 माइनस 1 CO3 2 माइनस कर सकता है, तो ये H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। ये देखो हमारे पास क्या ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, H प्लस अगर हमारे पास एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH4 पर प्लस और H प्लस डोनेट करेगा तो NH2 पर माइनस। दूसरा देखना HCl अगर डोनेट करेगा तो Cl माइनस और HCl जब एक्सेप्ट करेगा तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दूसरा HSO4 हमारे पास डोनेट करेगा तो SO4 2 माइनस और अगर एक्सेप्ट करेगा तो ये H2SO4। हमने एक टर्म्स बोला था कि ऐसा हमारे पास केमिकल स्पीसीज जो एक से ज़्यादा H प्लस देगा वही हमारे पास H प्लस डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकता है, तो ये तो एक ही H प्लस देने वाला स्पीसीज है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, कंजुगेट बेस फॉर द ब्राउनस्टेड एसिड H2O और HF। हमसे बेस पूछा हुआ है, मतलब H प्लस एक्सेप्ट डोनेट करेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, तो H2O जब H प्लस डोनेट करेगा तो हमारे पास H प्लस और क्या बनाएगा OH माइनस। दूसरा हमारे पास HF है तो HF में हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये H प्लस आ जाएगा और प्लस हमारे पास F माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से देखो H प्लस को हटा देंगे तो बचा हमारे पास यही, ये हो गया इसका कंजुगेट। अच्छा कंजुगेट में हमने दोनों लिख दिया था क्या, H प्लस और OH माइनस दोनों लिखा हुआ है, आई थिंक इसको सुधार लेना भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट OH H प्लस आ जाएगा, सिर्फ एक्सेप्ट H प्लस। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या हो गया OH माइनस और F माइनस, तो ऑप्शन देखें सी, OH माइनस एंड F रिस्पेक्टिवली, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस का। ये जेई मेंस 2024 से 27 जैन का क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राउनस्टेड एसिड। ये ब्राउनस्टेड एसिड की बात किया हुआ है, मगर ये जो क्वेश्चन है वो जीओसी का ज्यादा है और हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम का कम है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास फिर भी अगर हमारे पास क्वेश्चन से देखना, एनिलीन ये बनेगा हमारे पास, दूसरा है एन फिनाइल एनिलीन, मतलब ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे NH, फिर एक बेंजीन रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे एन फिनाइल एनिलीन। फिर टेट्राहाइड्रोफुरान है, मतलब ये ऐसा है। दूसरा हमारे पास फ्यूरान है, तो ये आ जाएगा। अब इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राउनस्टेड बेस, मतलब H प्लस हमारे पास एक्सेप्ट करेगा। H प्लस एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर याद करोगे, अगर याद करोगे बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट। दूसरा आपको बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस में भी हमारे पास दो फाइनोमेना हो सकता है, एक हो सकता है एरोमेटिसिटी और दूसरा हम बात करेंगे लेंथ ऑफ रेजोनेंस का। इसके बाद बोल देते थे कि प्लस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एम इनवर्सली, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद माइनस एच। प्लस एच मतलब हाइपर कंजुगेशन, माइनस एच मतलब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद प्लस आई और माइनस आई। अब गौर से देखना, इस क्वेश्चंस को अगर बनाना चाहोगे तब यहाँ से सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कंजुगेट देने के बाद H प्लस जो एक्सेप्ट करेगा तो इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव। तो अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव है वो लेस स्टेबल है, नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि जो अगर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा 4 बॉन्ड्स बना लेगा,
नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा H+ एक्सेप्ट करने के बाद, तो ये पॉजिटिव आएगा। सेम ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना चुका है, 2 बॉन्ड बनाया हुआ, तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, तो हमारे पास ये दोनों तो वीक हो जाएंगे इनके कंपेयर में। अब इसमें देखना, ये जो दूसरा अब है कि दोनों नाइट्रोजन है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एक है। रेजोनेंस अब देखो, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, ये लोन पेयर का रेजोनेंस यहाँ पे होगा रिंग में, ये लोन पेयर का रेजोनेंस यहाँ पे भी रिंग में होगा। अब देखो रेजोनेंस से हमारे पास क्या बोला हुआ है, रेजोनेंस अगर हो रहा है तो एरोमेटिक और दूसरा लेंथ ऑफ रेजोनेंस। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, यहाँ से ऑलरेडी ये कंपाउंड्स क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स है, ये 3 पाई बॉन्ड्स, इसके कारण एरोमेटिक है। तो लोन पेयर लेके रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिक नहीं हो रहा, लोन पेयर के बगैर एरोमेटिक है। तो जब नाइट्रोजन जब आएगा तो इसमें एक रिंग में प्रोबेबिलिटी है घूमने का, और इसमें दोनों साइड रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर दोनों साइड ज्यादा है, दोनों साइड में अगर होगा तो लेंथ ऑफ रेजोनेंस इसमें ज्यादा, और लेंथ ऑफ रेजोनेंस कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास जो एनालीन आएगा वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राउन स्टेट बेस कहलाएगा। अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव है नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर का रेजोनेंस भी तो हो रहा है। ये जो हमारे पास है फ्यूरान आ जाएगा उस केस में, तो इसमें रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, और हाइब्रिडाइजेशन सबका sp2 है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे वो sp3 आ जाएगा। रेजोनेंस सब में हो रहा है, इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 यहाँ पे भी sp2 और यहाँ पे sp3 है, तो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा, और इसके केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास दिया हुआ है, देखो H2S एक बार टूट रहा है H+, तो ये हमारे पास इस रिएक्शंस का K1 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ K2, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ये 3 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास पूछा हुआ K1, K2 और K3 में रिलेशन। अब देखो हमने बोला था अगर दो रिएक्शंस को ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने बताया था कि अगर दो रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो K1 K2 अगर ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K1 इंटू K2 आ जाएगा। अब यहां से देखो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। तो अगर दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। दूसरा देखना 2011 का हमारे पास क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है 17 मार्च का, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट एक्ट एज अ लेविस बेस। लेविस बेस के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर मस्ट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है सही बात है। फास्फोरस के पास 5 बॉन्ड बना दिया, इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है। बाकी देखो सल्फर के पास क्या 4 बॉन्ड बना दिया हुआ, एक लोन पेयर होगा। क्लोरीन 3 बॉन्ड बना दिया हुआ है तो 2 लोन पेयर होगा इसके पास। तो लोन पेयर बाकी स्पीसीज के पास है, बी के पास नहीं है, तो जो नहीं जिसके पास लोन पेयर ही नहीं वो हमारे पास लेविस बेस जैसा एक्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड के लिए हमने क्या बोला था, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। देखो यहां से देखेंगे हमारे पास लेविस एसिड के लिए तो वैकेंट ऑर्बिटल, यहां से देखो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक लोन पेयर होगा, 4 ऑर्बिटल, नो वैकेंट ऑर्बिटल। यहां से देखना बोरोन हमारे पास क्या हुआ है, 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड्स बनाया हुआ तो 3 बॉन्ड बनाया हुआ मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इस केस में हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो लेविस एसिड जैसा एक्ट करेगा। दूसरा अगर इसमें भी देखना चाहोगे तो NH3 कैसा है हमारे, Na है, Na पर प्लस और H पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस। अब यहाँ पे माइनस आएगा तो ये माइनस जो है वो हाइड्रोजन के पास वैकेंट एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 आ जाएगा, इसके पास भी नहीं है। यहाँ पे भी देखो एक लोन पेयर है और 3 इसके पास बॉन्ड्स, तो इसमें भी हमारे पास नहीं है, तो एक ही हमारे पास बचा BCH3 का होल थ्राइस। दूसरा देखना वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K दिया हुआ है हमारे पास एसिड के लिए। अब इनको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस। अब देखो हमारे पास हमने बोला था कि K वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ है तो, और हमने दूसरा बोला था कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा
तो उसका जो कंजुगेट बनेगा वो हमारे पास वीक बेस होगा। तो यहां से देखो हमसे पूछा हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे कंजुगेट का बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया हुआ है। तो यहां से देखना अगर हमारे पास सबसे ज्यादा के वैल्यू किसका है, सबसे ज्यादा हमारे पास अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका, एचएफ का। देखना एचएफ हमारे पास क्या है 7.2 सबसे ज्यादा 10⁻⁻⁴, तो हमारे पास एचएफ सबसे ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास HNO2 है और सबसे लास्ट में जो है वो HCN है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका हमारे पास वीक कंजुगेट सबसे वीक बनेगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो उल्टा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो F हमारे पास सबसे कम हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा NO2 माइनस का और उससे ज्यादा हो जाएगा CN माइनस का। तो ये ऑर्डर हमारे पास करेक्ट आएगा। तो कुछ नहीं करना था, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट जो बनेगा वीक बनेगा। तो वीक जो बनेगा तो वीक के भी अगर एसिड को स्ट्रॉन्ग के बेसिस पर अरेंज कर दिया तो उसका नेगेटिव जो होगा उसके अपोजिट में हो जाएगा, बस खत्म। क्योंकि जो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो अगर इनमें से ये स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बनेगा वो वीक बनेगा, तो वीक हो गया तो वीक से बढ़ते चला गया। ये सबसे वीकेस्ट एसिड है तो उसका कंजुगेट बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा, सीधा सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। थैंक यू एवरीवन।